Hello everyone, welcome to Sriram's IS YouTube channel where we cover daily current affairs with you. This is your mentor Arzu Kakkar, and in this particular session we'll be covering the news analysis of 2nd of March. तो ऑलरेडी एक कल सेशन जो एज यूजुअल हम इसको एवरी डे लेक्चर लेते हैं क्योंकि डेली न्यूज़ एनालिसिस यही है जहां पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और एवरी डे करंट अफेयर्स कवर करें. अब उस एवरीडे करंट अफेयर्स में मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे जहां पर आई एक्सपेक्ट कि आप सब उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करेंगे और दे वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि वो सेम मतलब 2016 का 2022 में यूपीएससी ने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो जो आपके लिए रेलिवेंट हो जाते हैं. आपको पता चलता है कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल. सो वहां पर उन क्वेश्चंस का पहले आंसर क्या था, आपने क्या सोचा, वो डिस्कस करेंगे. एंड दीज क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन जो हमने कल ऑलरेडी टॉपिक्स किए हैं वही क्वेश्चंस थे. उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और मैंने आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दिया था अगर आपको याद हो तो मेंस आंसर राइटिंग जो है वो डेली एक आंसर जो है वो लिखने की कोशिश किया करो. कभी कोई टॉपिक अगर लिंक हो जाता है तो हाउ टू राइट एन आंसर ये आपको पता होना चाहिए. आपके पास बहुत सा मेंस का फॉर्डर बेसिकली यहाँ से कंटेंट आपको मिलता है. कोई भी न्यूज़ कौन से जीएस सेक्शन से लिंक करती है वो मैं आपको बताती हूँ. तो मेंस के आंसर जो है डेली प्लीज़ कीप इट इन प्रैक्टिस कि वो भी स्टार्ट करो. एंड प्रीलिम्स के तो क्वेश्चंस जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना आपके लिए अच्छा है फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स ऑल्सो. राइट तो पहला जो क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो था बायोसिफनॉल के बारे में. और हमने बायोसिफनॉल को कल बहुत अच्छे से कवर किया था, इसके बारे में, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स एंड अबाउट दिस प्रोडक्ट, कैसे बनता है, मैनमेड है, तो सब कुछ कवर करते हुए अब आई होप आपको इसका सवाल का जवाब पता होगा. बहुत ही सिंपल इजी सवाल हो जाता है. बायोसिफनॉल अ कॉज ऑफ कंसर्न इज अ स्ट्रक्चरल या फिर की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्लास्टिक. अगर याद हो तो हमने पॉलीकार्बोनेट पढ़ा था जहां पर, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है जहां पर मेडिकल डिवाइसेस, बॉटल कैप्स, इन सब में यूज होता है. तो पॉलीकार्बोनेट वाज द राइट आंसर. राइट ये तो इन ज्यादा डेप्थ में भी जाने की जरूरत नहीं थी. अगर आपने अच्छे से कल की न्यूज सुनी होती, उसको कवर किया होता, पहली ही लाइन थी जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देती है आपको. अगला सवाल जो है वो रिवर्स एसोसिएटेड था. क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी अबव, विच ऑफ द अबव राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. तो ईस्टर्न घाट से इनमें से वो कौन सी रिवर है दैट राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. 4 रिवर्स के नाम है आपके पास, ब्रह्मणी, नागवेली, सुबर्णरेखा, वंशधारा. तो यहाँ पर 4 रिवर्स हैं. मैप प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी. आज आप मैप में जाकर ये चारों रिवर्स जो है वो देखोगे कि ये कहाँ से राइज करती है. मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन का सही आंसर. ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 मतलब कि बी इसका सही आंसर है. अगर आप देखोगे तो नागवली और वंशाधारा जो 2 रिवर्स हैं दे राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. स्पेशली जैसे अगर मैं इन दोनों रिवर्स की ही बात करूं तो जो फर्स्ट रिवर है द रिवर नागवली, ये रिवर आपको इट इज अ मेन रिवर ऑफ द उड़ीसा, आंध्र प्रदेश स्टेट्स एंड इन बिटवीन द गोदावरी बेसिन्स और ऋषिकुल्य, ये आपको वहां पर रिवर देखने को मिलेगी. और ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है ना ईस्टर्न घाट्स में, ये वहां से ओरिजिनेट होती है रिवर. जो नेक्स्ट रिवर है जो आपका आंसर है दैट इज वंशाधारा. ये रिवर भी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ईस्टर्न घाट्स. ये उड़ीसा से फ्लो करती हुई अलोंग इट्स बाउंड्री विद द आंध्र प्रदेश, फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर ये ड्रेन कर जाती है आंध्र प्रदेश से ही. तो ये कुछ रिवर्स हैं, जब तक मैप में नहीं देखोगे. अब जैसे सुबर्णरेखा रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है अच्छा मैं आपको बता देती हूँ. ये झारखंड में एक प्लेटू है. प्लीज नेम दैट प्लेटू इन दी कमेंट सेक्शन कि ये रिवर जो है कौन से प्लेटू से ओरिजिनेट करती है. सो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. अगला हमने एमपी लैट स्कीम कवर किया हुआ है और एमपी लैट से ऑलरेडी यूपीएससी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुकी है. क्वेश्चन पढ़ती हूँ आपके लिए. विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, मतलब एमपी लैट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो करेक्ट पूछा हुआ है. पहली स्टेटमेंट कहती है एमपी लैट फंड्स मस्ट बी, ये टर्म्स है, ये ध्यान से सुना. उन्होंने लिखा है दे मस्ट बी यूज टू क्रिएट द ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा. तो ये तो आपने पढ़ा है. अगर आपने पढ़ा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए. पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने यही तो पढ़ा था. तो दीज फंड्स मस्ट बी यूज इन क्रिएटिंग दीज एसेट्स. तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट.
A specified portion of each MP's fund must benefit the SC/ST population. ये स्टेटमेंट भी सही है. यहाँ पर MPs को रिकमेंड किया गया था every year that work costing at least like 15% of the entitlement for the years that should be inhabited by the SC population, 7% for the areas that are inhabited by the ST population. तो ये जो स्टेटमेंट है कि a specified portion जो है of the MP's fund must benefit SC/ST population, बिल्कुल सही है. MP-led funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. बहुत ही साफ साफ हमने कल उस MP लैड स्कीम के बारे में कवर किया था, लैप्सिबल और नॉन लैप्सिबल फंड के बारे में, जहां पर बताया था ये स्कीम नॉन लैप्सिबल फंड की है, जहां पर जो फंड्स हैं दे कैन बी कैरिड. तो अगर ये पता हो कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो आप बहुत इजीली आंसर के 50-50 सिनेरियो में पहुंच सकते हैं और यहां पर BOC इजीली एलिमिनेट हो जाता है. अब बात बचती है फोर्थ स्टेटमेंट की. The district authority must inspect at least 40% of all the work under the implementation every year. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, आई होप यहां से आप गेस कर सकते थे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन अंडर दिस वर्क एंड इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ द वर्क. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो आंसर शुड बी डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ. तो यहां से आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है किस तरीके से स्टेटमेंट्स बनती हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं? काफी चीजें हैं, आपके GS पेपर 2 से भी लिंक करती हैं, GS पेपर 3 से भी लिंक करती हैं. कुछ चीजें पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से आपको फायदा मिल सकता है, दोनों में ही. पहला जो है न्यूज में है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है दे हैज इंक्रीज्ड और उनका नंबर बढ़ के हो चुका है 9082 एज ऑफ 31 ऑफ जनवरी 2023. ये आपके GS पेपर 2 के लिए रेलिवेंट हो जाती है. और नंबर्स इंक्रीज होते हैं तो मतलब आपको ये देख सकते हो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी चल रही है और ये स्कीम के बारे में जानना तो प्रॉपर इसकी एनालिसिस होगी. फिर एक स्कीम है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम ऑफ इंडिया. ये स्कीम न्यूज में थी, क्यों न्यूज में है दैट इज नॉट दैट रेलिवेंट, बट हाँ न्यूज में है, वो बताऊंगी. एग्जाम में तो ये नहीं आएगा कि क्यों न्यूज में थी, बट अब स्कीम न्यूज में आ गई है तो इसको कवर कर लेंगे. GS पेपर 2 से लिंक हो जाता है. A comprehensive integrated landscape management plan has been prepared for the conservation of wildlife and biodiversity in the Panna Tiger Reserve. तो ये आपके GS पेपर 3, GS पेपर 2, जहां पर दोनों एनवायरमेंट सेक्शन से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जिसने सुना है तो ये उससे एसोसिएटेड है. वो प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के प्लान्स के अंदर आ जाता है. GS पेपर 2 से भी लिंक हो सकता है और साथ ही साथ उस प्रोजेक्ट का लिंक है पन्ना टाइगर रिजर्व से. और ये प्लान अभी जो बना है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, किस लिए बना है? इस टाइगर रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी, इसकी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए. तो ऐसा क्या होने जा रहा था तो इसके बारे में भी कवर करेंगे. तो GS पेपर 3 और पेपर 2 से लिंक कर सकते हो. फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 कहां पर हुई ये आप बताओगे. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हरियाणा की एक स्कीम बताई थी जो कि जहां पर फैमिली आईडीज मिलती हैं. वो स्कीम का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताना. और इसी से वो लिंक्ड है, इसी से लिंक थी. तो हम आज इस मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे, दिस मीटिंग ऑफ G20. इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस. तो GS पेपर 2 से गवर्नमेंट में इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लिंक कर सकते हो और एनवायरमेंट सेक्शन से भी ये टॉपिक आपका लिंक होता है. तो GS 2 एंड GS 3 बोथ. कर्नाटका टॉप्स एट द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. तो GS पेपर 3 से इसको लिंक कर सकते हो. और कल एक शॉर्ट वीडियो बनी है, आज आपने देखी होगी, पब्लिश हुई है वो वीडियो, जहां पर हम E20 फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं. तो उसमें भी आप इसको लिंक कर सकते हो गवर्नमेंट के प्लान्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए. ठीक है, तो आई थिंक अब आपको एक ओवरऑल इंडेक्स के साथ थोड़ा सा एनालिसिस भी मिल गया है कि किस चीज को हम कैसे कवर करने जा रहे हैं. बिना टाइम लिए पहली न्यूज देखते हैं. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट किसकी है? फ्रॉम द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एम्बर. तो IEEFA की रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट के हिसाब से ये 2 स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड गुजरात. They have emerged as India's front runners in the transition to clean energy. तो यहां पर when you are talking about transition to clean electricity, किन पैरामीटर्स पर आप इन 2 स्टेट्स को कह रहे हो दे हैव emerged as the front runners? और
क्या सिनारियो है टोटल? बेसिकली दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन, इट इज प्रिपेयर्ड बेसिकली स्कोरिंग सिस्टम फॉर 16 स्टेट्स. उन 16 स्टेट्स में से दी स्टेट्स अकाउंट फॉर 90% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. इनकी परफॉर्मेंस असेस करी जाती है. 4 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं. पैरामीटर्स याद कर लेना, यूपीएससी पूछता है. डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, पॉलिसीज एंड द पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम. तो इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे 16 स्टेट्स की स्कोरिंग के हिसाब से स्टेट्स को रैंकिंग दी जाती है. एंड इन 4 डायमेंशंस में कर्नाटका इज स्कोर्ड वेल अक्रॉस ऑल दीज 4 डायमेंशंस ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन. तो बेसिकली वहां पर अगर आप देखोगे तो 100% टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है ऑफ इट्स टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग दी स्मार्ट मीटर्स. कर्नाटका के बाद गुजरात है पीछे इन टर्म्स ऑफ डीकार्बनाइजिंग इट्स इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर. फिर उसके बाद देखोगे तो और भी अच्छा मतलब प्रिपरेशन जो दूसरी स्टेट्स कर रही हैं तो फॉर देयर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, तो वो हरियाणा और पंजाब हैं. दे हैव ऑल्सो शोन सम नाइस बेसिकली ग्रेट प्रॉमिसिंग प्रिपरेशंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो. जो थोड़ा स्टेट्स दैट आर लैगिंग फार बिहाइंड, जहां पर उन्हें अभी और काम करने की जरूरत है, दैट आर वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी. वेस्ट बंगाल का स्कोर जो है इट इज लो अक्रॉस ऑल दी पैरामीटर्स. और अगर बात करूं पावर सिस्टम रेडीनेस की, तो राजस्थान और तमिलनाडु दे नीड टू इंप्रूव देयर पावर सिस्टम रेडीनेस. ओवरऑल ये जो हम कर रहे हैं, देखो इंडिया के कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अंदर कुछ कमिटमेंट्स हैं. द इंडिया इज कमिटेड टू जनरेट अबाउट हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज. कल ही हमने कोल बेस के बारे में बात करी थी. थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. काफ़ी ऐसे सेशंस हम ले चुके हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में भी कि कितने परसेंट से लाइक 50% से भी ज़्यादा अभी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज थ्रू कोल. हमें इसको कम करना है, राइट. वी हैव टू टेक इट लाइक हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कमिंग फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज. एंड your target is reducing the emission intensity of its GDP by 45% by 2030. तो यहाँ पर ये जो प्रिडिक्शंस हैं इसके लिए स्टेट्स जो हैं दे आर वर्किंग ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो एफिशिएंसी एकोमोडेट इनपुट्स फॉर देयर मल्टीपल पावर्स. सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर पे, एज वेल एज द एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज. तो वर्क हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है. अभी अगर आप देखो रिसेंटली E20 फ्यूल के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बात करी थी, जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे हैं. अभी तक हमने E10 अचीव किया है. 10% ब्लेंडिंग हो रही है इथेनॉल की. इथेनॉल क्या है ये सब कवर हो चुका है शॉर्ट वीडियो के अंदर. तो ये हमारा टारगेट है E20 फ्यूल का. कब तक करना है ये आप बताना कमेंट सेक्शन में. इथेनॉल 20 E20 क्या है, जहां पर जब आप पेट्रोल यूज कर रहे हो तो उस पेट्रोल में 20% इथेनॉल हो, 80% पेट्रोल हो, तो ब्लेंडिंग हो जाएगी इथेनॉल की, जिससे आपको पेट्रोल जो आप इंपोर्ट करते हो वो भी आपका बचेगा, पैसा बचेगा. और ऊपर से आपके जो कमिटमेंट्स हैं क्लाइमेट चेंज को ध्यान में देखते हुए, राइट, पॉल्यूशन कम होगा. तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स आर बीइंग टेकन एंड इंडिया हैज रिवाइज्ड देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स आल्सो. तो वो रिवाइज्ड क्या है वो भी आप देख लो. यहाँ पर देखो टारगेट फॉर 2030 बेसिकली दैट इज रिगार्डिंग द एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन. मैं आपको न्यू एंड अपडेटेड वन बता रही हूँ. नाउ एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन टारगेट है 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स. नॉन फॉसिल फ्यूल्स का जो शेयर है इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी उसका हमने उसको करना है 50%. अभी हमने बात करी थी कितना अचीव कर लिया है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर. कार्बन सिंक सेम है, क्रिएशन ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ एडिशनल सिंक थ्रू एफॉरेस्टेशन. ये इंडिया के क्लाइमेट टारगेट्स हैं एग्जिस्टिंग फर्स्ट एंड द अपडेटेड एनडीसी ऑल्सो. एक मेंस में मैं आपको कल एक क्वेश्चन दूंगी जो एनडीसी से रिलेटेड होगा. आप चाहे तो और अगर आप वर्क कर रहे हो तो यू कैन क्रिएट योर ऑन कंटेंट. एक क्वेश्चन आएगा मेंस से एसोसिएटेड जो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एनडीसी से ही लिंक्ड है, तो उसको भी देखेंगे. ठीक है, ये कंटेंट ये डेटा आप यूज कर सकते हो क्रिएटिंग दी वेरी ब्यूटीफुल कॉम्प्रिहेंसिव मेंस आंसर्स. अगला जो है ये आपके जीएस पेपर 2 से आप ये न्यूज और जीएस पेपर 3 दोनों से लिंक होती है. मैथ प्रैक्टिस यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. एज यू कैन सी हम डेनमार्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. यू कैन सी इन द मैप, इधर नॉर्वे है, इधर स्वीडन है, नॉर्थ सी इधर है, दिस इज डेनमार्क, कैपिटल इज कोपेनहेगन, बाल्टिक सी लगता है, जर्मनी है. तो आसपास की कंट्रीज किससे बॉर्डर टच होता है, कौन से सी आसपास हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. न्यूज में क्या है,
कि जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, दे एक्सप्रेस्ड India and Denmark, they can jointly demonstrate the feasibility of achieving sustainable energy goals, their ambitious targets. कब एक कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया डेनमार्क पार्टनर्स फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ है वो बात करेंगे, और साथ ही साथ ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई, न्यू दिल्ली के अंदर. तो यहां पर अगर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट. द ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो है डेनमार्क, मैंने आपको दिखा दिया कहां पर है. तो ये जो पार्टनरशिप है ये एक इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जहां पर म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट्स, चाहे आपके पॉलिटिकल कॉपरेशन हो, हाउ टू एक्सपैंड, दोनों कंट्रीज बात करती हैं अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रीन ग्रोथ, हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स, हाउ टू स्ट्रेंथन द कॉपरेशन इन दी ऑन एड्रेसिंग दीज ग्लोबल चैलेंजेस जो कि हैं, द अपॉर्चुनिटीज हम क्या क्रिएट कर सकते हैं. फोकस क्या है, focus is on how ambitiously you can implement this Paris Agreement and United Nations Sustainable Development Goals. Danish companies की अपनी जो niche technology है, अपनी जो expertise है, they are offering to India also so that they can help in controlling the air pollution. You can come over their targets, और साथ ही साथ how you can also tackle the problem of burning the crop स्टबल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैलेंज है, और इसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है. जब आप देखते हो नॉर्थ रीजन्स में विंटर में स्टबल बर्निंग के टाइम पे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है, तो उसके क्या स्टेप्स और मेजर्स ले सकते हैं. फर्दर बात करूं ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की जो इंडिया और डेनमार्क के बीच में है, तो कोविड-19 पैंडेमिक में भी डील करने में इस पार्टनरशिप ने दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कॉपरेशन इन वाटर एफिशिएंसी, वाटर लॉस, तो जो दोनों कंट्रीज की आपस में दे आर एक्सपर्टाइज इन, तो वो टेक्नोलॉजीज जो है वो शेयर करते हैं. इनका आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन कितना है, कितनी क्या एक हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, ये भी आपको एक आइडिया होना चाहिए. साथ ही साथ यहाँ पर द क्रिएशन ऑफ एनर्जी पार्क्स, इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्क्स इन द एरियाज, बेसिकली ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहां पर इंडिया एंड डेनमार्क विल ट्रेन द इंडियन मैन पावर, राइट. तो बहुत से ऐसे एग्जिस्टिंग ग्रुप्स हैं, और हमारे अच्छे रिलेशंस भी हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, कमर्शियल रिलेशंस. इंडिया और डेनमार्क के अगर आप देखो तो बायलेटरल ट्रेड जो है वो 78% से ग्रो किया है, फ्रॉम 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स टू 5 बिलियन यूएस डॉलर्स इन 2021. और एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट आइटम्स फ्रॉम इंडिया टू डेनमार्क, हम मेटल गुड्स, आयरन एंड स्टील, फुटवेयर, टेक्सटाइल्स, एपरल्स एंड यार्न रिलेटेड, व्हीकल्स एंड कंपोनेंट्स. और क्या इंपोर्ट करा जाता है, मेजर डैनिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, दे आर फार्मास्यूटिकल गुड्स, पावर जनरेटिंग मशीनरी, इंडस्ट्रियल मशीनरी, मेटल वेस्ट, ऑर्गेनिक केमिकल्स. तो ये आपका जो सेगमेंट मैंने कवर किया है, ये आप जीएस पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से लिंक कर सकते हो, और काफ़ी कंटेंट अब आपको मिल जाएगा. आज बहुत ही मतलब ऐसी न्यूज़ है जो अपने आप में एक होता है ना, भारी न्यूज़ है, मतलब यहाँ पर इनको फटाफट से ऐसे नहीं कवर किया जा सकता. इनकी प्रॉपर एनालिसिस, इनके पूरे आसपास आपको घूमना रहेगा, चाहे प्रीलिम से क्वेश्चन आए, चाहे मेंस में आपके लिए कंटेंट हो, तो वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए. केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में सबने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है सो डोंट वरी एट ऑल, इसको अभी कवर करेंगे. रिसेंटली एज अ पार्ट ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, अ कॉम्प्रीहेंसिव इंटीग्रेटेड landscape management plan has been prepared. Okay, it has been prepared for the conservation of wildlife and biodiversity in the Panna Tiger Reserve and the surrounding areas. बहुत टाइम से ये प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत डिस्कशंस हुई हैं और काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि इस प्रोजेक्ट के आने से देखो इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट तो नो डाउट ज़्यादा है ही सही, लेकिन हर चीज़ फाइनेंशियल कॉस्ट से नहीं देखी जाती. सोशल कॉस्ट होती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट होती है, दैट यू हैव टू सी व्हेन यू आर कमिंग अप विद दीज प्रोजेक्ट्स. ऐसा प्रोजेक्ट है, अब पहले आप मैप में देखो. एक तो आपको केन रिवर और बेतवा रिवर जो है इसके बारे में पता होना चाहिए. अब ये है केन रिवर, बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है वो आप बताओगे, अभी तो मैप में भी दिख रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है. ये बेतवा रिवर चली एंड फाइनली ये देखो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये है आपकी केन रिवर, और ये भी एक यमुना की ट्रिब्यूटरी है. ये दोनों रिवर्स को कनेक्ट किया जा रहा है बाय अ लिंक कैनाल, जहां पर जो सरप्लस वाटर है ऑफ केन रिवर उसको ट्रांसफर किया जाएगा टू द अदर वन.
ताकि जो बुंदेलखंड रीजन है, जो ड्रॉट जहां पर बहुत देखने को मिलती है, बेसिकली ड्रॉट प्रॉन रीजन, वहां पानी पहुंचाया जा सके, वहां के फार्मर्स को हेल्प हो, तो इसके लिए ये प्रोजेक्ट है। लेकिन बात ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो भी ठीक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से सोशल इसकी कोस्ट है कि आसपास की लाइवलीहुड जो है उनको देखो, आप कोई भी डैम और ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हो तो यू हैव टू डिस्प्लेस पीपल, तो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। एनवायरमेंटल कोस्ट की अगर आप बात करो तो ये जो रिवर है, अगर आप ये देखो तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। मैप पन्ना टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट हो गया, अगर मैप में आ गया है और न्यूज में आ गया है तो अब आपको पता होना चाहिए। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड लाइफ है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उनको बेसिकली उनके लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए भी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और ये एक इसीलिए प्रोजेक्ट जो था ये काफी टाइम से होल्ड पे भी रहा है, इसके एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स को देखते हुए। अब we want to ensure a proper systematic and time bound implementation of this greater Panna landscape management plan, जिसका होल सोल एजेंडा ही पन्ना टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखते हुए और वहां की वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऑल द अदर मेंबर्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। पन्ना टाइगर रिजर्व एक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, विंध्यान हिल्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ की वेजिटेशन अगर आप देखोगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पन्ना टाइगर रिजर्व, यहाँ की वेजिटेशन जो है दैट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि इंटरस्प्रेड है विद द ग्रासलैंड्स आल्सो। टीक फॉरेस्ट है इन द ईस्ट एंड इट इज सराउंडेड बाय द अदर मिक्स फॉरेस्ट आल्सो। लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वॉल्फ, हाइना, स्लॉथ बियर, ये सब यहाँ पर ऐसी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। सी अंडर दिस transfer of excess water from this river Ken, it will be transferred to the Betwa basin through this canal and it is proposed, so it is first project under the national perspective plan for the यहाँ पर rivers को interlink किया जा रहा है so as to provide irrigation to the Bundelkhand region, as I told you, which is the worst drought affected areas in the country। तो ये एक ट्राई पार्टी MOU है जिसमें सेंटर, यूपी की गवर्नमेंट और एमपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। एंड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल दैट इज कॉल्ड एज केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विल बी सेट अप टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आई होप इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको काफी कुछ अब क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला है, रिसेंटली वन आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम यूएस क्रिटिसाइज्ड अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम ऑफ इंडिया। अब ये क्या स्कीम है, अडॉप्ट अ हेरिटेज? अडॉप्ट अ हेरिटेज बेसिकली अपनी धरोहर, अपनी पहचान, एक हेरिटेज को अडॉप्ट करना, ऐसा कुछ है। बेसिकली यहाँ पर जो कंपनीज हैं फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सिटीजन्स, एनजीओज, इंडिविजुअल, स्टेक होल्डर्स, उनको बनाया जाता है मॉन्यूमेंट मित्रास। हर किसी की अपनी एक CSR है, देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट मॉडल अंडर द CSR, these monument mitras, basically the companies जो भी, जिनके भी मैंने अभी नाम लिए हैं, चाहे कॉर्पोरेट सिटीजन्स हो, NGOs हो, they will take up the responsibility। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अपग्रेडिंग द बेसिक टूरिस्ट एमिनिटीज इन these sites as per their interest and viability। ये स्कीम है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है, टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, कल्चर मिनिस्ट्री भी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, और ये 2017 के अंदर लॉन्च करी गई थी ऑन वर्ल्ड टूरिज्म डे। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड, बताना। तो ये जो मॉन्यूमेंट मित्रास हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय द ओवरसाइट एंड अ विजन कमेटी। इस कमेटी को चेयर किया जाता है, इट इज को चेयर्ड बाय द टूरिज्म सेक्रेटरी एंड कल्चर सेक्रेटरी, राइट। तो दिस कमेटी ऑल्सो हैज द पावर टू टर्मिनेट अ MOU, अगर नॉन परफॉर्मेंस है, अगर नॉन कंप्लायंस है, तो यहाँ पर जो MOU है वो टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ये कमेटी बेसिकली देखेगी कि चीज़ें जो है कैसी चल रही हैं, परफॉर्मेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्कीम। नेक्स्ट इन न्यूज इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। तो अगर आपको पता हो, मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि ये जो जन औषधि केंद्र है, इनका नंबर जो है इट हैज इंक्रीज्ड। तो इसके बारे में कवर करेंगे। पूरी स्कीम को अच्छे से जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप सबको पता है कि जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। पता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे।
अच्छा, ये तो पता होगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक कैंपेन है, किसने लॉन्च किया था, कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था? इफ यू हैव एनी आइडिया, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, ये स्कीम जो है बेसिकली डिपार्टमेंट जो है ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने ये इसको लॉन्च किया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन। अगर आप देखो तो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे, आज भी इंडिया में एक ये बहुत बड़ा इशू है जहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस पे मेडिसिन नहीं मिलती हैं, और अगर कोई मेडिसिन कम रेट में मिलती है तो लगता है क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी। तो ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे चैलेंजेस को टैकल करते हुए ये स्कीम है, और जहाँ पर क्वालिटी मेडिसिन आर प्रोवाइडेड एट अ अफोर्डेबल प्राइस टू द मासेस। It was launched by the Department of Pharmaceuticals in 2008. Later, this scheme was revamped in 2015-16. As of now, इस स्कीम के अंदर 1659 drugs इस स्कीम comprise of this basket and 280 surgical instruments. Implementing एजेंसी कौन है इस स्कीम की? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। यहाँ पर दे कोऑर्डिनेट किस लिए? यहाँ प्रोक्योरमेंट, सप्लाई एंड मार्केटिंग ऑफ जेनेरिक ड्रग्स थ्रू दी जन औषधि स्टोर्स। क्या होता है, हर चीज में हम ब्रांड, इस कंपनी, ये कौन सी कंपनी की दवाई है, क्या क्या ब्रांडिंग है। कभी कभार लेसर प्राइसेस पे व्हेन यू आर गिविंग द जेनेरिक मेडिसिन ऑफ दैट सेम क्वालिटी एज एफिशिएंट एंड हैविंग दैट एफिकेसी एज द एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रग्स, ये इंश्योर करना इस स्कीम का पर्पस है, जिसके लिए जन औषधि स्टोर्स हैं। They have been set up that provides these generic drugs. Generic drugs क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, that are available at lesser prices but their quality and efficacy is equivalent to these branded drugs. तो ये जन औषधि स्टोर्स का जो नंबर है ये बढ़ गया है, अच्छी बात है। मेडिसिन अवेलेबल अंडर दिस स्कीम, ऑब्वियसली उनका जो प्राइस है, दे आर लाइक 50% to 90% लोअर देन द ब्रांडेड वेरिएंट्स, ताकि दवाइयाँ जो हैं वो एक नॉमिनल और अफोर्डेबल प्राइसेस पे सबको अवेलेबल हो सके। एंड इन जन औषधि केंद्र को मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर जो ब्यूरो ऑफ फार्मा है, PSU इन इंडिया, इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग। प्रोडक्ट्स क्या क्या ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर? प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, सबसे पहले इट इज नेसेसरी। प्रोटीन पाउडर्स, फूड सप्लीमेंट्स, प्रोटीन बार, सैनिटाइजर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, ग्लूकोमीटर्स, फेस मास्क, ऑल थेराप्यूटिक मेडिसिन, ये सब कुछ यहाँ जन औषधि स्टोर के अंदर अवेलेबल होता है। कौन ओपन कर सकता है जन औषधि स्टोर को? हु कैन ओपन अ जन औषधि स्टोर? स्टेट गवर्नमेंट और एनी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती हैं। रेप्यूटेड NGO हैं तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ट्रस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, charitable institutions, doctors, unemployed pharmacists, individual entrepreneurs, they all are eligible to apply for this, and the applicant should have to, basically the one who is applying, they have to employ one B Pharma and D Pharma degree holder as the pharmacist also in their proposed stores. तो आई होप अब आपको ये स्कीम की भी पिक्चर क्लैरिटी हो चुकी है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इजीली लिख सकते हो, एंड यू कैन यूज दिस कंटेंट इन योर मेंस फॉर्डर ऑल्सो। तो यहाँ पर अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दूंगी, और वो जो 2 क्वेश्चंस हैं, बोथ दीज क्वेश्चंस ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 2016 में अभी हमने NDC के बारे में पढ़ा है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो। द टर्म इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। 2016 का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। Basically, it is in the context of pledges made by the European countries to rehabilitate refugees from the war-affected Middle East, plan of action outlined by the countries of the world to combat climate change, capital contributed by the member countries in the establishment of Asian Infrastructure Investment Plan, a plan of action outlined by the countries of the world regarding sustainable development goals. इतना easy question है ये, I would say, मतलब you yourself can see, अगर आपने अच्छे से NDC के बारे में पढ़ा है और अच्छे से सुना भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, G20 की मीटिंग्स चल रही है ना, तो उसी के रिगार्डिंग एक ये क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल दी 4 कंट्री मेंबर्स ऑफ G20। UPSC का क्वेश्चन है। G20 की सारी मेंबर कंट्रीज अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यू कैन नॉट स्किप दी
लर्निंग्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ G20। अगर ये सोचो कि 20 कंट्रीज हैं कौन याद करेगा, किसी ग्रुपिंग में 10 कंट्रीज हैं कौन याद करेगा, वो करनी पड़ेंगी। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आई वांट इन द कमेंट सेक्शन। और ऑलरेडी जो कल क्वेश्चंस थे उनका डिस्कशन मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कर दिया है, आपने आई होप सबने देख ही लिया होगा। तो इस सेशन के लिए यहीं तक। आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू एंड विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। All you need to do is do subscribe to Shriram's IS YouTube channel for further notifications of the coming videos. Don't forget to like this video and share it with your other aspirants as well. Thank you everyone. Take care.